हे गाइस, दिस इज़ आसान। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ चुकी हूँ राम मनोहर लोहिया का जो फॉर्म आया था नर्सिंग ऑफिसर का। आई थिंक आप सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो अब बारी है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पुराना क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में राम मनोहर लोहिया के द्वारा 800 प्लस नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी। उसमें सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था। तो आज मैं 100 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। साथ में मैं बताने वाली हूँ कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पूरे 100 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक वाला ऑप्शन भी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है राम मनोहर लोहिया का, आई थिंक आप सभी ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है जिसमें कि कई सारे पोस्ट का ये फॉर्म था। तो सीआरटी होने वाला है। एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और इस एग्ज़ाम में टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और क्वेश्चन आपके होंगे 100 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम दिया जाएगा। 60 क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ आपके नर्सिंग सिलेबस से होंगे। और नर्सिंग सिलेबस लिमिटेड नहीं है, पूरा का पूरा नर्सिंग सिलेबस फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का पूरा सिलेबस इसमें होगा। साथ में 10 मार्क्स के आपके जनरल इंग्लिश आएंगे। इंग्लिश सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या पैटर्न होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे या फिर प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद से आपका 10 मार्क्स जो होगा वो रीजनिंग का, और 10 मार्क्स मतलब कि 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के। उसके साथ में आपके 10 मार्क्स होंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। तो ये सिलेबस है और इसमें आपका माइनस मार्किंग भी रहने वाला है। 0.25 का माइनस मार्किंग है। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन, अगर आपने 1 नंबर पाया, अगर चार क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अब मैं बात करूँ इसमें पासिंग नंबर कितने पाने होंगे। इस एग्ज़ाम को आपको पास करने के लिए मिनिमम जो नंबर होगा वो 50% यानी कि 50 नंबर पाने होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, तो उसमें आपको 40% मार्क्स पाने होंगे। ये तो हो गया मिनिमम मार्क्स। लेकिन सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको ऊपर से नंबर लाने होते हैं। तो आप अगर 60 से 70 के बीच में हो, यानी 60 से 70 आपके मार्क्स सही हैं, तभी आपके चांसेस है सिलेक्शन के। और इसमें नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी एग्ज़ाम, मतलब कि सीआरटी एग्ज़ाम होगा। बाकी अदर पोस्ट जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, लोअर डिवीज़न असिस्टेंट हो गया, तो इनके लिए स्किल टेस्ट या फिर कह सकते हैं कि इंटरव्यू भी होने वाला है। तो नर्सिंग में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी एग्ज़ाम पास करना है। आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए, ये भरोसेमंद साइट से मैंने लिया हुआ है, जिस साइट पे सारे एग्ज़ाम के पेपर अपलोड होते हैं। तो उनका क्रेडिट, इस वीडियो का क्रेडिट मैं उनको दूंगी कि उन्होंने ये पेपर अपलोड किया था, वहाँ से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन उस पेपर से मेमोरी बेस्ड तो नहीं है, 100 क्वेश्चन तो उससे नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो राम मनोहर लोहिया के पैटर्न पे। तो पूरे वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन, पीरियड ऑफ मैक्सिमम infectivity in mumps is during. First one is incubation period, second one is onset of swelling, third one is after swelling appears, and option D is prodromal period. मतलब कि सबसे ज़्यादा मम्स में इन्फेक्शन किस पीरियड के दौरान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। मैं बहुत जल्दी में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आई थिंक आप लोग एबल हो इस बात को समझने के लिए। नेक्स्ट है मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए ऑकर एट इंटरवल्स ऑफ। एपिडेमिक्स जो इन्फ्लुएंजा ए है वो कितने इंटरवल पे होता है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है 1 ईयर्स, सेकेंड वन इज़ 2 to 3 ईयर्स, थर्ड वन इज़ 10 to 15 ईयर्स एंड लास्ट वन इज़ 20 to 25 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 to 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया इज़ अ। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है केस, सेकंड वन इज़ सब क्लिनिकल केस, थर्ड वन इज़ कैरियर एंड लास्ट वन इज़ ऑल ऑफ द एबव। पूछा है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिप्थीरिया का क्या है। तो सबसे सारी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट है सिक टेस्ट इज़ डन इन। सिक टेस्ट जो होता है किस डिजीज़ में करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेनिंजाइटिस, सेकेंड वन इज़ डिप्थीरिया, थर्ड वन पर्टोसिस एंड लास्ट वन पोलियोमाइलाइटिस। तो आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग वेल। आई थिंक आप सभी को पता है कि सिक टेस्ट जो करते हैं वो डिप्थीरिया में। फर्स्ट वन इज एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी वैक्सीन में कौन सा एडजुवेंट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन एल्युमिनियम फॉस्फेट, सेकेंड वन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वन जिंक फॉस्फेट एंड लास्ट वन मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज फर्स्ट इज ग्लूटियल, सेकंड इज डेल्टोइड, थर्ड वन इज लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड लास्ट वन इज फोरआर्म। तो आई थिंक आप सभी को पता है कि बच्चों में या फिर इन्फेंट में लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई या फिर कह सकते हैं कि जस्ट लैटरलिस साइड जो होता है वो मोस्ट रिकमेंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज फर्स्ट वन इज डीपीटी, सेकेंड वन इज इन्फ्लुएंजा, थर्ड वन इज येलो फीवर एंड लास्ट वन इज मेनिंजाइटिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है येलो फीवर, ऑप्शन सी इज राइट। 9 नंबर क्वेश्चन है बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ टीबी इन ए कम्युनिटी। इसका जो राइट आंसर, इसका जो ऑप्शन है वो है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा है प्रीवलेंस ऑफ इन्फेक्शन, तीसरा है इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ एंड लास्ट वन इज़ प्रीवलेंस ऑफ डिजीज़। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रीवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन इन ए कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय फर्स्ट वन इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सेकेंड वन इज स्पुटम माइक्रोस्कोपी, थर्ड वन इज कल्चर एंड लास्ट वन इज चेस्ट एक्सरे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्यूबरकुलिन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ पीपीडी यूज इन मॉन्टुक्स टेस्ट इन इंडिया इज फर्स्ट ऑप्शन है 1 TU, सेकेंड ऑप्शन इज 5, थर्ड वन इज 25 एंड लास्ट वन इज 250। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ मॉन्टुक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर फर्स्ट वन ऑप्शन इज 6 आवर, सेकेंड वन इज 24 आवर, थर्ड वन 48 आवर एंड लास्ट वन 72 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइज एज फर्स्ट ऑप्शन इज लिक्विड वैक्सीन, सेकेंड इज फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, थर्ड इज बोथ एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ एबव। आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो BCG एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग BCG वैक्सीन इज फर्स्ट इन नॉर्मल सलाइन, सेकेंड वन इज डिस्टिल्ड वाटर, थर्ड वन इज डेक्सट्रोल एंड लास्ट वन इज नन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकन्स्टिट्यूएंट्स BCG वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन। BCG वैक्सीन को कितने देर में यूज़ कर लेना चाहिए, जिसको आपने डिज़ोल्व कर दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 आवर्स, सेकेंड इज 6 आवर, थर्ड वन इज़ 18 आवर्स एंड डी ऑप्शन इज़ 24 आवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट फर्स्ट ऑप्शन इज बर्थ और एट 6 वीक, सेकेंड इज ओनली 6 वीक, थर्ड इज 6 to 8 वीक एंड ऑप्शन डी इज़ विद इन 1 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बर्थ और एट 6 वीक। एट द विलेज लेवल sputum for AFB is collected and fixed by first option is आंगनवाड़ी वर्कर, second is village health guide, third is health worker male and fourth is health worker female। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर फर्स्ट वन इज क्लिनिकल केसेस, सेकेंड वन इज सब क्लिनिकल केसेस, थर्ड वन इज कैरियर एंड ऑप्शन डी इज B and C। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालिटिक पोलियो इंक्लूड ऑप्शन फर्स्ट ए है IM इंजेक्शंस, ऑप्शन बी है टॉन्सिलेक्टोमी, ऑप्शन सी है DPT एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर एजुकेशन ऑफ मेजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लिस्ट, ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 96% एंड लास्ट वन इज़ 100%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 85%, ऑप्शन बी। द पर्पज़ ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग इज़ टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज द आर्टीरियल सर्कुलेशन टू द लेग। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रिवेंट एडिमा ऑफ लेग, थर्ड ऑप्शन है प्रमोट वार्म इन द लेग्स एंड फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज द वेनस सर्कुलेशन ऑफ लेग। ऑपरेशन के बाद से जब एंटी स्टॉकिंग गवर्नमेंट्स रिकमेंड किया जाता है पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है तो उसका मेन जो रोल होता है वो पैरों में सूजन को कम करना, यानी कि रिड्यूस एंड प्रिवेंट एडिमा ऑफ द लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग इज़ टू फर्स्ट है डिक्रीज द आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ टू द लेग, नेक्स्ट है रिड्यूस प्रिवेंट एडिमा ऑफ द लेग्स, थर्ड है प्रमोट वार्म इन द लेग्स एंड नेक्स्ट है डिक्रीज द वेनस सर्कुलेशन ऑफ द लेग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ पेनफुल, it is less painful. Second option, it is diffuse slowly. Third option है diffuse rapidly. And last one है it is easy to administer. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, diffuse rapidly. Which of these parameter indicates infection in the post operative patient? इसका जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंस ऑफ indwelling यूरिनरी कैथेटर, रेड वर्म एंड टेंडर इंसिजन साइट. नेक्स्ट है रेक्टल टेम्परेचर ऑफ 37.8 डिग्री सेल्सियस. एंड लास्ट वन इज़ वाइट ब्लड सेल काउंट 6000 सेल पर क्यूबिक mm. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी की रेड वर्म एंड टेंडर इंसिजन साइट पे अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया. नेक्स्ट है ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव ए स्टेट डोज ऑफ इन्फेक्शन पैथिडीन intramuscularly after an hour. The nurse checks of pain relief. Which step of nursing process is the nurse using here? एक पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव और उसको पैथिडीन का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया है. 1 घंटे के बाद नर्स ने देखा कि पेन जो है रिलीफ हो चुका है. तो कौन सा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का? तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकेंड वन इज़ इवैल्यूएशन, थर्ड इज़ असेसमेंट एंड लास्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन. तो नर्स ने इवैल्यूएशन किया है कि पेन रिड्यूस हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सेकेंड होगा. 26 नंबर क्वेश्चन है ए पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज ऑन डायूरेटिक्स विच इज़ एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस. अगर एक पेशेंट है जो डायूरेटिक चल रहा है उसको, तो कौन सा इंडिकेटर जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा कि डायूरेटिक काम कर रहा है? फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, सेकंड वन इज़ वेट, थर्ड है वाइटल साइन एंड फोर्थ वन इज़ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेट. नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स ए रैपिड रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट. कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगा? पहला इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस एंड लास्ट वन इज ओरल. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये ऑप्शन 2, सबलिंगुअल इंजेक्शन, सबलिंगुअल मेथड. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ डाटा डज ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड. कौन सा डाटा ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन को कौन सा डाटा बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, मेडिकल, सेकेंडरी सोर्स एंड सब्जेक्टिव. आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग दैट ऑब्जेक्टिव डाटा, जो भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आता है. द पर्पज़ ऑफ डीप पाल्पेशन इज़ टू असेस. अगर हम डीप पाल्पेशन किसी पेशेंट का करते हैं तो किस रीज़न से करते हैं? स्किन टारगेट देखने के लिए, टेम्परेचर देखने के लिए, ऑर्गन्स को देखने के लिए और हाइड्रेशन को देखने के लिए. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ऑर्गन्स को. अगर हम डीपली पाल्पेट करते हैं तो ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स के प्रॉब्लम को देखने के लिए करते हैं. इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम्स आकर. किस टाइप ऑफ स्लीप में सपने बहुत ही ज़्यादा गहराई से आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, सेकेंड वन इज़ नॉन हिब्रेनेशन स्लीप, थर्ड वन इज़ हिब्रेनेशन स्लीप एंड लास्ट वन इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. इसमें ही सपने गहराई से आते हैं. कलर ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ. कलर ब्लाइंडनेस किसके प्रॉब्लम की वजह से होता है? फर्स्ट वन इज़ लेंस, सेकेंड वन इज़ रॉड्स, थर्ड वन इज़ एक्वस ह्यूमर एंड फोर्थ वन इज़ कोन्स. तो कोन्स जो है इसका राइट आंसर है. कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें कोन्स में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है. इस वीडियो में मैं 60 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. बाकी जो 40 क्वेश्चन है जो अदर सब्जेक्ट से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी. द टाइप ऑफ सीजर दैट इन्वॉल्व्स बोथ साइड ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड. ऐसे सीज़र में जहाँ पे बोथ साइड ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज सीज़र, पार्शियल सीज़र, सेकेंडरी सीज़र एंड प्राइमरी सीज़र. तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, जनरलाइज सीज़र. नेक्स्ट है ए स्कोर ऑफ 3 इन ए ग्लासकोमा स्केल इंडिकेट्स. अगर ग्लासकोमा स्केल का स्कोर 3 है तो वो क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट वन इज़ म्यूटिज्म, सेकेंड वन इज़ डीप कोमा, थर्ड वन इज़ लिथार्जी एंड फोर्थ वन इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव पेशेंट. तो आई थिंक आपको पता होगा कि 3 से नीचे जो होता है उस स्टेज में ग्लासकोमा स्केल के अनुसार पेशेंट को कोमा के अंदर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दिस पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट सब्जेक्टेड टू किडनी ट्रांसप्लांट हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन. अगर किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव में कौन सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको इमीडिएटली फिजिशियन को रिस्पॉन्ड करना होगा? तो फर्स्ट वन इज सीरम पोटेशियम लेवल 4.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट वन इज यूरिन आउटपुट लेस दैन 20 ml पर आवर. थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सीरम सोडियम लेवल 137 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. आई थिंक ये जो 3 डाटा है वो नॉर्मल है. ये जो है यूरिन आउटपुट वो कम है, तो ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन
2 जो है वो राइट है। नेक्स्ट है जेनाइटल हर्पेस सिम्प्लेक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ। जेनाइटल हर्पेस सिम्प्लेक्स जो है वो रिस्क को इंक्रीज करता है, किसकी रिस्क को? फर्स्ट है सर्विक्स, नेक्स्ट है वेजाइना, तीसरा है यूट्रस और फोर्थ वन इज ओवरी। तो आई थिंक आपको पता होगा हर्पेस सिम्प्लेक्स जो होता है वो सर्विक्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इट। अगर हर्निया का रिपेयर हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज़ हर्नियोग्राफी, सेकेंड वन इज़ हर्नियोक्टोमी, थर्ड वन इज़ फिस्टुलेक्टोमी एंड लास्ट वन इज़ लेप्रोस्कोपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट हर्नियोग्राफी। नेक्स्ट है इन नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट सब्जेक्टेड टू टोटल लैरिंजेक्टोमी शुड प्लान फॉर। अगर कोई पेशेंट है उसका लैरिंजेक्टोमी हो चुका है तो किस चीज़ के लिए प्लान करना चाहिए? अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड, कीपिंग ट्रैक्यूस्टोमिक कफ फुली इन्फ्लेट ओरल फील्ड्स एंड इंटरवल्स एंड सुपाइन पोजीशन फॉर द पेशेंट। तो लैरिंजेक्टोमी हुआ है, पेशेंट अपने आप से बोल नहीं सकता है, तो हम अदर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैरल चेस्ट इज सीन इन। कौन से कंडीशन में बैरल चेस्ट देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है काइफोसिस, सेकेंड ऑप्शन रिकेट्स, थर्ड इज निमोनिया एंड फोर्थ वन इज इम्फाइजेमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 इम्फाइजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टाइगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। जो वर्टाइगो होता है किस मतलब कान के किस पार्ट में प्रॉब्लम की वजह से होता है? फर्स्ट वन इज इंटरनल ईयर, सेकेंड वन इज मिडल ईयर, थर्ड वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड लास्ट वन इज इनर ईयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज़ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। कौन सा जो दवा है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, जो एक एनाल्जेसिक है। तो इसमें सैक्रालाफेट एंड रेनिटिडीन, नेक्स्ट है फैमोटिडीन एंड लास्ट वन इज़ पेंटोप्राजोल। तो आई थिंक एवरीवन इज़ नोइंग वेल कि पेंटोप्राजोल जो है वो एक तरह का प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, तो लास्ट ऑप्शन सही है। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेपी ड्रग्स का सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट क्या है? तो वो है कॉन्स्टिपेशन, नोजिया या वॉमिटिंग, पेनफुल माउथ सोर एंड लास्ट वन इज़ फ्रीक्वेंट डायरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नोजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है के बाइंड इज़ गिवन फॉर पेशेंट विद। के बाइंड हम किस पेशेंट को देते हैं? पोटेशियम बाइंड किस पेशेंट को हम देते हैं? तो पहला है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, थर्ड वन इज़ हाइपरकैलीमिया एंड लास्ट वन इज़ हाइपरनेट्रीमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट है विच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ नॉन मॉडिफाइबल। कौन सा फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट में? तो एडवांसिंग एज, नेक्स्ट है ओबेसिटी, थर्ड वन इज़ फिजिकल इनएक्टिविटी एंड पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो आई थिंक सबको पता है कि एडवांस जो एज हो रहा है, बढ़ती उम्र को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कुसिंग सिंड्रोम आर। कुसिंग सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? पहला है एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, दूसरा है हाइपरकैलेमिया एंड पेरिफेरल एडिमा, तीसरा है मून फेसेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी एंड लास्ट वन इज़ हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मून फेसेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड साइन इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? फर्स्ट वन इज एलिवेटेड यूरोबिलिनोजन इन यूरिन, क्ले कलर स्टूल, रिड्यूस हिमेटोक्रिट एंड लास्ट वन इज स्ट्रॉ कलर यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन क्ले कलर स्टूल। सॉरी, ऑप्शन जो इसका सेकंड है वो है क्ले कलर स्टूल। नेक्स्ट है द फाइनल स्टेप इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का फाइनल स्टेज क्या होता है? तो पहला है डिसइंफेक्शन, दूसरा है स्टोरेज, थर्ड वन फिल्टरेशन एंड लास्ट वन इज बॉइलिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है डिसइंफेक्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिशन इंद्रधनुष जो वैक्सीनेशन के लिए होता है उसका क्या गोल होता है? फर्स्ट है इराडिकेट प्यूबर्टी एंड हंगर, सेकेंड है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, थर्ड है वैक्सीनेशन ऑल अंडर 5 एंड लास्ट वन इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया वैक्सीनेशन के लिए होता है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ दी साइन इंडिकेट्स ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कौन सा इसमें से साइन है जो ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला को दर्शाता है एक बेबी है उसमें, न्यूबॉर्न में? तो इसका जो राइट आंसर है पासेज ऑफ फ्रो दी मेकोनियम, दूसरा है कंटिन्यूस ड्रॉलिंग, तीसरा है स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड थर्ड वन इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो आई थिंक आपको पता होगी ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला में कंटिन्यूसली ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा होता है, तो ऑप्शन 2 इसका जो है वो राइट है।
विच ऑफ दिस असेसमेंट इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन इज़ ए प्री टर्म नियोनेट। कौन सा इसमें से असेसमेंट आपको बताता है कि जो बच्चा है प्री टर्म उसमें डिहाइड्रेशन हुआ है? पहला है यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml पर आवर, नेक्स्ट है बल्जिंग फंटानल, तीसरा है गुड स्किन टर्गर, चौथा है एक्सेसिव वेट गेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट बिलो 1 ml पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन इन ए चाइल्ड विथ, ऐसा अपीयरेंस किसमें देखने को मिला है? स्वे बैक अपीयरेंस। तो फर्स्ट वन इज लॉर्डोसिस, सेकेंड ऑप्शन इज टैलिपस, थर्ड इज स्क्वालियोसिस एंड फोर्थ वन इज काइफोसिस। कोई बेबी में अगर आपको स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑप्शन फर्स्ट लॉर्डोसिस। नेक्स्ट है फ्रॉम विच ऑफ दिस पॉपुलेशन डज ए रिसर्चर सेलेक्ट द एक्चुअल स्टडी सैम्पल। कैसे एक रिसर्चर है वो एक्चुअल स्टडी सैम्पल कलेक्ट कर सकता है पॉपुलेशन से? फर्स्ट है टारगेट पॉपुलेशन, दूसरा है यूनिवर्सल, तीसरा एसेसिबल एंड फोर्थ इज साइंटिफिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसेसिबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनकंट्रोल ईटिंग फूड फॉलोड बाई इनअप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स टू गेट राइड ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो ऑप्शन है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और नेक्स्ट वन इज परवेसिव ईटिंग सिंड्रोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें पेशेंट एक्सेसिवली ईट करता है। नेक्स्ट है एन इफेक्टिव अल्टरेशन सिम्टम एग्जिबिट बाई पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज। इसका जो राइट आंसर है वो है एपैथी एंड सोशल आइसोलेशन एंड टीयरफुलनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब एक डिप्रेशन का पेशेंट है तो सबसे ज़्यादा सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है कौन सा? एपैथी। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कंट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलिटेशन इज कॉल्ड। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है रिट्रैक्शन, फंडल डोमिनेंस, थर्ड वन इज पोलैरिटी एंड लास्ट वन इज इफेसमेंट। तो आई थिंक आपको पता होगा पोलैरिटी जो होता है वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन होता है फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेशन में। विच ऑफ दिस इज़ ए ग्लैक्टोपोएटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन जो है वो ग्लैक्टोपोएटिन है? फर्स्ट है ऑस्ट्रोजन, सेकेंड है ऑक्सीटोसिन, थर्ड है प्रोलैक्टिन एंड फोर्थ वन इज प्रोजेस्टेरॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। द नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने के बाद जो नर्स है उसको मॉनिटर करना चाहिए इनटेक और आउटपुट, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है इंक्रीज करता है थ्रस्ट को, कॉज टॉक्सिसिटी फॉर द किडनीज, कॉजेज वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड नेक्स्ट है इंड्यूस डाययूरेटिक इफेक्ट। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है, तो इसीलिए मॉनिटर करना चाहिए इनटेक एंड आउटपुट को। A mother with 9-month baby is planning for ट्यूबेक्टोमी. What is the ideal time for surgery following menstruation? अगर एक मदर है 9th मंथ बेबी उसका वो प्लान कर रही है ट्यूबेक्टोमी करवाने के लिए, तो कौन सा फेज ज़्यादा सुटेबल होगा आफ्टर मेंस्ट्रुएशन? तो पहला क्या है प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड है मेंस्ट्रुअल फेज, थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट वन इज सीक्रेटरी फेज। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ड्रग इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। अगर कोई हाइपरटेंशन की पेशेंट है, मदर है, तो उसको कौन सी दवा अवॉइड करनी चाहिए? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन, मैग्नीशियम सल्फेट एंड मेथार्जिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। डिलीवरी के टाइम में अगर मदर हाइपरटेंसिव होती है तो उसको मेथार्जिन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्री इक्लेम्सिया। अगर कोई प्री इक्लेम्टिक मदर है तो उसमें कौन सा जो सिम्टम होगा वो अलार्मिंग साइन होगा, केयर की नीड होगी? पहला डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, नेक्स्ट है एडिमा ग्रेड +2, ब्लड प्रेशर 150/90 एंड प्रोटीनूरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स फील होता है तो मतलब कि ये एक अलार्मिंग साइन है। नेक्स्ट है कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ ग्रेविड यूट्रस ऑन द इंफीरियर वेना कावा रिजल्ट इन। फर्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम, नेक्स्ट वन इज हेल्प सिंड्रोम, थर्ड वन इज सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम एंड लास्ट वन इज सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम। आई थिंक 60 क्वेश्चन मैंने नर्सिंग के यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। इसके बाद जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं जनरल इंग्लिश के और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के, तो 40 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।